निर्वाचन आयोग ने देश भर के 7 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां उत्तराखंड की 2 विधानसभा, बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए आज 10 जून को जो बाई इलेक्शंस हैं उनका शेड्यूल जारी किया है और उसमें 10 जून के ये जो इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा है, इससे एमसीसी इमीडिएट इफेक्ट से 2 जनपद यानी कि जहां पर उत्तराखंड में बाई इलेक्शंस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बद्रीनाथ और मंगलौर में होने हैं, वहां पर फोर्स में आ गई है। उसमें जो शेड्यूल घोषित किया गया है उसमें 14 तारीख को जो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा 10 जुलाई को मतदान की तिथि है, 13 को काउंटिंग है और 15 जुलाई को इस पूरी प्रक्रिया का समापन होगा। राज्य में लोकसभा चुनाव नतीजों ने राजनीतिक दलों का चुनावी हिसाब किताब गड़बड़ा दिया है। वे वोट बैंक खिसकने से ज्यादा चिंतित है तो खुश भी है। 2018 के निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में 7 में से 5 नगर निगम में भाजपा ने परचम लहराया था, जबकि 2 नगर निगम कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार श्रीनगर और नैनीताल में भी नगर निगम बन गए हैं। ये दोनों नगर निगम बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती है। निगम चुनाव जो है वो अभी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे पिछले जैसे 7 नगर निगम थे उसमें से 5 में भाजपा ने अपना परचम लहराया था और इस बार जो है 2 नगर निगम और जुड़े हैं और पूरे 9 के 9 नगर निगमों में हम लोग पूरे नगर निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएंगे और हर नगर निगम, नगर निकाय के नगर पालिका सभी में हम लोग भाजपा का इस बार जो है सिंबल लेकर आएंगे और ये कार्यकर्ता अपना संकल्प लेकर चला है। और जिस प्रकार से तैयारियों की बात है, हमारी हर जगह पे सभी दावेदारों की लिस्ट भी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। बाकी विपक्ष जो है वो अपना रोना रोता ही रहेगा क्योंकि उनको हारना ही है, तो उनके बारे में तो कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। चुनाव में हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि लोकतंत्र में समय पे चुनाव होने चाहिए और जिसने जनता की सेवा की होगी, जिसने लगातार जो है काम किया होगा, जनता जो है जानती है कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहा है, किसने उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है, किसने विकास के लिए जो है संघर्ष किया है, तो निश्चित तौर पर जो भी जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा वो निश्चित तौर पर जो है जीत दर्ज कराएगा निकाय में। तो सरकार को तो चुनाव समय पे करानी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जो है बार बार निकाय में चुनाव टालने के जो है बहाने तलाशने चाहिए। अब तो माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है निकाय चुनाव में देरी को जो है गंभीरता से लिया है, जो है अवमानना का नोटिस जारी किया है। अब सरकार को अवमानना का जो है सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये स्थितियां क्यों आई इस पर भी सरकार को जो है गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भीषण गर्मी के बीच अल्मोड़ा में ड्राई मौसम होने की वजह से अल्मोड़ा में लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जंगल फिर से धधकने लगे हैं। लगातार जंगलों में ड्रावनी से वन विभाग की फिर नींद उड़ा दी है, जहां पे तापमान बढ़ने से जंगलों में आग की घटनाएं ज्यादा होने लगी है। आग के कारण धुएं से शहर में धुंध छाई हुई है और लोगों को धुएं से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दाहा फार्म में एक खेत में जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 7 मील पुलिस चौकी प्रभारी ललित बिष्ट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल और 2 कारों को भी कब्जे में ले लिया है। एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। देखिए, ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए
हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनावों के दौरान बहुत मेहनत की थी, दुर्भाग्य से वे चुनाव नहीं जीत सके। वीरेंद्र रावत ने कहा कि वे अगले 5 सालों तक जनता के बीच रहकर जनसेवा करेंगे। बिजली के दामों में वृद्धि को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील विकासनगर पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा के सुपारना गांव के विनय भंडारी आईएएम के पास आउट होने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट बन गए थे। विनय ने सेना में अधिकारी बनने के लिए 14 बार प्रयास किया, इनमें से वे 9 बार फेल हुए। कड़ी मेहनत के बल पर विनय भंडारी ने आखिरकार सफलता हासिल की। विनय भंडारी ने कहा कि वे बचपन से ही सेना में अधिकारी बनना चाहते थे। 9 बार असफलता के बाद उन्हें ये सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वे 9 सेना में भी कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। मैंने वहां पे ये देखा देहरादून आईएमए में सबके माँ बापों जिनके बच्चे थे उनके माँ बापों के आंखों में मतलब खुशी के आंसू भी कई लोगों के उसमें देखे मैंने, भरे आ रहे थे और खुशी हो रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। इतनी प्रसन्नता मिलती है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी जो है इतने उत्साहित होते हैं वहाँ पे, जितने भी जिनके भी माँ बाप पेरेंट्स और रिश्तेदार गए होते थे वहाँ पे, तो पासिंग ऑफ परेड में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल बनता है और बहुत अति प्रसन्नता होती है कि बच्चा अपने मेहनत लगन से कामयाब हो गया। कि चलो हमारा बालक बहुत मेहनत कर रहा था, तो बहुत समय से ना कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत, चलो इस समय कामयाब हो गया, तो उसी में हमें बहुत खुशी मिली। दिल से कह रही हो तो बहुत बता रही होगी, बयान नहीं कर सकते, इतनी बड़ी खुशी हुई। सपोर्ट हमने भी किया, उसने ज्यादा मेहनत उसने की, हमने तो बहुत कम की, ज्यादा उसने की, पर उसको कभी कभी बोल भी देते थे हम कि चलो नहीं हो रहा तो छोड़ दे बेटा, दूसरे उसमें चले जा, और वो नहीं माना। तो बहुत पकती इसको, उसके पापा तो हर समय डांटते रहते, खेलने भी नहीं देते थे। बचपन ही से बस पढ़ाई करो बस उसी में रहते थे। अम्मी नहीं थी तो आप बच्चे कर सकते हो पढ़ाई, उसके लिए तो घर गांव छोड़ के आ रखे हम इधर जाना पड़ता था। फाइनली पापा लोगों ने हर टाइम जो है सपोर्ट किया है। और जैसे कि सपोर्ट करता है, जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा श्रेय जो है पेरेंट्स को जाता है, वैसे ही मेरा जो ये सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। और इवन मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर है, छोटी बहन और जो छोटा भाई है, उन दोनों के लिए भी जाता है। क्योंकि कई टाइम ऐसा हो जाता है कि आप खुद से मोटिवेट नहीं हो पाते हो, तो जो है छोटे लोग या कुछ ऐसी बात बोल देते, प्यारी सी जो क्या है एकदम से दिल पे लग जाती है, और जो है जो अच्छी होती है, और वो उसको आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मान के जो है आगे अपना एक बिल्डिंग स्टेप बनाते हो। उस स्टेप को मैंने फॉलो किया और आज जो है काफी अच्छा मतलब अहम मान पे पहुंचा। मतलब मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से अल्मोड़ा सांसद अजय टामटा को शामिल किए जाने पर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में जश्न का माहौल है, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा का कहना है कि टामटा के मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीमांत संसदीय क्षेत्र में विकास गति मिलेगी। निसंदेह टमटा जी की शालीनता, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता से केवल अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश को और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी उनको काम करने का अवसर मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में पहली सूची में ही उनका नाम सम्मिलित किया गया है। इसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र वासियों को, जनता को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। केंद्र में
कैबिनेट में स्थान मिल रहा है, बहुत हर्ष की बात है। अल्मोड़ा वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। उनके अनुभवों का लाभ, वो पहले भी कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभवों का लाभ हमें उत्तराखंड को जरूर मिलेगा। और इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का, नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अजय टम्टा जी को केंद्र में मंत्री के रूप में लिया है। श्री अजय टम्टा जी के अनुभवों का लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि पूर्व में उत्तराखंड सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ पूरे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालकुआं में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। और जहां तक चुनौतियों का प्रश्न है कि ये लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सदस्य हैं, तो इसलिए चुनौती ऐसा कोई विषय नहीं है और सब लोग पार्टी के साथ हैं। और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। यहां पर अब बेड की मारामारी नहीं होगी। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में 219 बेड की व्यवस्था की गई है। इनमें 30 बेड इमरजेंसी में बढ़ाए जाएंगे। अस्पताल में अभी तक 694 बेड की व्यवस्था थी, जिसकी संख्या बढ़कर 913 होने जा रही है। दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल और दून मेडिकल महिला अस्पताल को करीब 6 साल पहले दून मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। जो रात में जितने भी पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, उसमें बहुत बड़ा नंबर एक रेफर पेशेंट का होता है। ज़्यादातर सिक मरीज वही होते हैं, तो उसमें कई बार बेड की कमी की वजह से थोड़ा मरीजों को दिक्कत पड़ सकती है। तो ऐसे में हमारा पूरा जोर इस बात को है कि जो भी रेफर करे वो कम से कम एक पीआरओ ऑफिस में या इमरजेंसी ऑफिस में फ़ोन कर कर बेड की संख्या के बारे में जानकारी ले सके। और बहुत ही शीघ्र हम लोग भी बेड की संख्या की जानकारी देने का डिस्प्ले शुरू करने वाले हैं। इसी क्रम में आपको मालूम पड़ा होगा कि इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर एनएस बिष्ट पहले से कार्य करते रहे। जो छोटे मोटे फ्रिक्शन इस तरह के होते हैं कई बार कि मरीज को कैसे भर्ती करना है, कहाँ भर्ती करना है, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ स्ट्रीमलाइन होने की पूरी एक कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक से करवट बदल रहा है, जिसमें बारिश और अंधड़ जैसी स्थितियां बन रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम बदलने से यात्रियों को सावधानी बरतनी आवश्यक है। विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम बदलने से बारिश और अंधड़ जैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। ऐसे में वाहन सोच समझ कर चलाए। उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विद इन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो भी चारधाम लोकेशंस पे जा रहे हैं यात्री हैं या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी वो लेते रहें। जो भी उनके पास साधन है, आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीज़ें अवेलेबल है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है। और चारधाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की, तो वो चीज़ें देखते रहें। दूसरा चीज़ है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं पर हो रही है तो आप थोड़ी देर इंतज़ार करें और देखें कि जो है सेफ जगह पे इंतज़ार करें और देखें कि जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म होने नहीं दीजिए। ये जो एक्टिविटीज आजकल 1 से 2 घंटा किसी लोकेशन पे मैक्सिमम चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।